नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिस्टोटल के व्यू ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड। फिर हम देखेंगे उनके दास्ता संबंधी विचार को भी। ये लेक्चर 4 है फ्रेंड। इससे पहले जो 3 लेक्चर आई थी, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा एरिस्टोटल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके मेथड ऑफ स्टडी के बारे में, और फिर हमने देखा सेकेंड वीडियो में उनके आइडियल स्टेट को, और थर्ड वीडियो में देखा हमने उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस को। और आज हम देखेंगे उनके परिवार, संपत्ति और दास्ता संबंधी विचार को। तो पहले हम देख लेते हैं उनके व्यू ऑफ फैमिली को, परिवार संबंधी उनके क्या विचार थे। तो अरस्तु जो है वो परिवार को प्राकृतिक मानते हैं और स्वाभाविक संस्था मानते हैं। वो कहते हैं परिवार जो है वो क्या है, राज्य का आधार है। कैसे? क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है वो पहले तो अपूर्ण होता है, जब तक कि वो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर लेता वो अपूर्ण होता है, और जब वह वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है और एक परिवार का निर्माण कर लेता है तभी वह पूर्ण होता है। और इस क्रम में जब एक परिवार से दो परिवार, दो परिवार से तीन परिवार, तीन परिवार से कई परिवारों का निर्माण होता है, फिर गांव का निर्माण होता है, बहुत सारे परिवार से गांव का निर्माण होता है, गांव से समाज का निर्माण होता है, और समाज से राज्य का निर्माण होता है। तो वो कहते हैं परिवार जो है वो क्या है, राज्य का आधार है। परिवार संबंधी उनके जो विचार हैं वो काफ़ी व्यवहारवादी भी हैं और काफ़ी यथार्थवादी भी है। अरस्तु जो है वो सभी वर्गों के लिए निजी परिवार की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि प्लेटो जो है वो उन्होंने अपने साम्यवाद में अभिभावक वर्गों को निजी परिवार से वंचित रखा था, वहीं अरस्तु जो है वो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि सभी वर्गों के लिए निजी परिवार की आवश्यकता है और वो सभी वर्गों के लिए निजी परिवार की व्यवस्था करते हैं। लेकिन परिवार संबंधी जो विचार हैं अरस्तु की, उसमें कहीं ना कहीं कोई जो धारणा है, कहीं धारणाएं जो हैं वो रूढ़िवादी भी दिखती है, क्योंकि वह स्त्रियों को समान अधिकार से वंचित रखते हैं, साथ ही स्त्रियों को पुरुषों को के अधीन मानते हैं और पुरुषों की तुलना में उसे कम योग्य मानते हैं। तो यहाँ उनके विचार थोड़े रूढ़िवादी भी दिखते हैं। अब उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखते हैं, प्रॉपर्टी के संबंध में उन्होंने कौन कौन सी बातें की हैं। तो अरस्तु की जो बुक है पॉलिटिक्स, उसकी प्रथम पुस्तक के तीसरे अध्याय में वो संपत्ति संबंधी विचार देते हैं। संपत्ति संबंधी विचार में वो जो है अरस्तु निजी संपत्ति के प्रबल समर्थक हैं और कुछ जस्टिफिकेशन देते हैं, कुछ पक्ष रखते हैं वो संपत्ति संबंध में। वो कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। फर्स्ट, संपत्ति नैतिक और आध्यात्मिक वस्तु है। अरस्तु जो है वो संपत्ति को नैतिक मानते हैं और आध्यात्मिक वस्तु मानते हैं, जो व्यक्ति में सहनशीलता, सद्भावना, उदारता और भातृत्व जैसे सद्गुणों को उत्पन्न करती है। इसीलिए वो कहते हैं कि संपत्ति है, अनिवार्य है। फिर संपत्ति आवश्यक है। फिर कहते हैं संपत्ति अनिवार्य है, संपत्ति आवश्यक है, क्योंकि जो संपत्ति है वो परिवार के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है और मानव में सद्गुणों का विकास करने के लिए भी वो इसे अनिवार्य मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। फिर थर्ड बात जो वो करते हैं कि जो संपत्ति है वो आनंद प्राप्ति का साधन है। आनंद जो प्राप्ति होती है वो निजी संपत्ति पर ही निर्भर होती है। हमारा जो आत्मसम्मान होता है, हमारे जो निजी सुख होते हैं वो निजी संपत्ति पर ही निर्भर होते हैं। जैसे हम अपने घर का सुख होटल में नहीं पा सकते, उसी तरह जो निजी संपत्ति का जो सुख है हमें और कहीं नहीं मिल सकता। फिर फोर्थ में वो जो कहते हैं कि निजी संपत्ति जो है वो व्यक्ति को अवकाश प्रदान करता है। अरस्तु का कहना है कि जो संपत्तिहीन जो व्यक्ति होता है वो तो नागरिक कार्य में भाग भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास तो अवकाश ही नहीं होगा। और जब निजी संपत्ति और दास, जिसे वो सजीव संपत्ति के श्रेणी में रखते हैं, वो जब नहीं होंगे तो जो स्वामी होता है उसे अवकाश कैसे मिलेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि जो निजी संपत्ति और दास जो होते हैं, इसके होने से ही अवकाश प्राप्त होगा और वह शासन कार्यों में भागीदारी ले पाएगा, भागीदारी दे पाएगा। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि निजी संपत्ति जो है वह व्यक्ति को अवकाश भी प्रदान करता है। तो ये उनके संपत्ति संबंधी पक्ष थे संपत्ति को रखने के संबंध में। अब उन्होंने संपत्ति को दो तरह की संपत्ति की बात की है, दो तरह से उसका विभाजन किया है। पहली जो संपत्ति वो बोलते हैं वो है सजीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में दास, गाय, बैल, घोड़े, हाथी आदि जो सजीव प्राणी रहते हैं वो इसे सजीव संपत्ति की श्रेणी में इसे रखते हैं, जो कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
तो इसे ये जो क्या बोलते हैं, ये इसे सजीव संपत्ति बोलते हैं। फिर दूसरी जो संपत्ति की बात करते हैं वो बोलते हैं निर्जीव संपत्ति होती है, जिसमें खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, मकान होती है, मुद्रा, औजार आदि जो निर्जीव वस्तुएं आती हैं उसे वो सजीव संपत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। अब ये जो संपत्ति है वो अर्जन कैसे होता है, संपत्ति के अर्जन के तरीके में वो दो तरीकों को बताते हैं, नेचुरल वे और अननेचुरल वे। नेचुरल वे में क्या है, तो इस प्रकार की संपत्ति में जो व्यक्ति होता है वो प्रकृति की सहायता से परिश्रम करके जो संपत्ति अर्जित करता है उसे वो नेचुरल वे कहते हैं। जैसे कि भूमि में अनाज पैदा करना, पशुपालन करना, पशु चराकर, इस तरह से जो संपत्ति अर्जित की जाती है वो उसे नेचुरल वे कहते हैं। और अननेचुरल वे में इसमें प्रकृति की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि लाभ के लालच से, अवैध रूप से, अमानवीय रूप से जो धन अपनाए जाते हैं, जैसे कि ऋण देकर ब्याज कमाना, ये सब जो होता है ये अननेचुरल वे होता है, संपत्ति को अर्जित करने का अननेचुरल वे होता है। फिर वो आगे बात करते हैं संपत्ति के विनिमय के, संपत्ति का वितरण का। तो उसे वो दो भागों में बताते हैं। पहला है नैतिक विनिमय और अनैतिक विनिमय। तो नैतिक विनिमय में क्या है, इसमें जो संपत्ति का जो विनिमय होता है वो न्याय सिद्धांत के अनुसार होगा, इसमें नैतिकता का ध्यान रखा जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये नैतिक विनिमय कहलाएगा। फिर बात आती है अनैतिक विनिमय की। तो जो जब किसी की व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर विनिमय जो किया जाता है तो ये जो विनिमय होता है वो अनैतिक विनिमय कहलाता है। जैसे कि ब्याज देकर जो ऋण देकर जो ब्याज कमाया गया वो है क्या हो गया, अनैतिक विनिमय हुआ, अनैतिक रूप से विनिमय किया गया संपत्ति का। अब हम बात करते हैं उनके दासता संबंधी विचारों का। अभी हमने देखा उनके परिवार और संपत्ति संबंधी विचारों को। अब हम देखते हैं उनके थ्योरी ऑफ स्लेवरी को, दासता के सिद्धांत को। तो अरस्तु ने जो पॉलिटिक्स में दास को जो है पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा माना है। अभी हमने देखा कि वो दास को सजीव संपत्ति मानते हैं, सजीव संपत्ति के श्रेणी में रखते हैं। तो जो वो दास के संबंध में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं अपितु दूसरों का है, लेकिन फिर भी आदमी है, वह प्रकृति से क्या है, दास है। जो व्यक्ति अपना नहीं बल्कि दूसरों का है या स्वामी का है, वह आदमी है, फिर भी वह प्रकृति से दास है। मतलब जो व्यक्ति अपना नहीं बल्कि दूसरों का है या फिर अपने स्वामी का है, वह आदमी जो होता है वो प्रकृति से ही, प्राकृतिक रूप से ही दास होता है। दास वह है जो मस्तिष्क से शून्य है, दास वह है जो मस्तिष्क से शून्य है। तो वो दास को परिभाषित करते हैं कि जो मस्तिष्क से शून्य है, जो अपना नहीं है, वो दास है। फिर जो वो कहते हैं कि दास जो प्रथा होती है, दास जो होता है वो स्वाभाविक होता है, ये प्राकृतिक रूप से ही, स्वभाव से ही दास होता है। फिर वो कहते हैं कि स्वामी और दास जो है वो दोनों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, दास प्रथा, दासता का जो सिद्धांत वो बता रहे हैं वो स्वामी और दास दोनों के लिए आवश्यक है। स्वामी के लिए कैसे आवश्यक है, क्योंकि स्वामी अपने कार्य में काफ़ी व्यस्त रहता है और उसे अवकाश की प्राप्ति चाहिए, उसे राष्ट्र में भी भागीदारी देनी है, तो उसकी जो अवकाश की प्राप्ति कैसे होगी, वो दास से होगी। दास उसके कार्य करेगा तभी वो उसे अवकाश प्राप्त होगा। और दास के लिए कैसे आवश्यक है, दास जो है वो तो मस्तिष्क से शून्य है, तो वो अपने जीवन निर्वाहन के लिए किसी पर तो डिपेंड रहेगा, किसी पर तो वो रहेगा कि उसकी जीवन की पूर्ति हो, जीवन निर्वाहन का पूर्ति हो, तो वो स्वामी पर निर्भर रहता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। तो ये दास के लिए भी आवश्यक है। तो यही कहा गया है कि स्वामी और दास दोनों के लिए ये दास प्रथा, दासता का जो सिद्धांत है वो मानते हैं कि आवश्यक है। फिर वो सीमित दास प्रथा का समर्थन करते हैं। अरस्तु जो है वो सीमित दास प्रथा का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो दास होता है वो आजीवन दास ही बना रहे। अगर उनका मानना है कि अगर कोई दास समय के साथ ज्ञानवान हो जाता है, अगर उस शून्य मस्तिष्क वाले दास में ज्ञान की समझ हो जाए और वो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहे, तो उसके जो स्वामी है उसे अपने दास को मुक्त कर देना चाहिए, ताकि वो जो है वो अपने ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए। तो वो सीमित दास प्रथा का समर्थन करते हैं। साथ ही वो वंशानुगत दास प्रथा का विरोध भी करते हैं। वंशानुगत दास प्रथा का विरोध करते हैं, अर्थात
कि वो कहते हैं कि जो दास का जो पुत्र होता है वह भी दास ही बने, कोई जरूरी नहीं है। दास का पुत्र दास ही हो यह जरूरी नहीं है। अगर दास का जो पुत्र है वो ज्ञानी है, उसमें उसके मस्तिष्क में शून्यता नहीं बल्कि वो ज्ञानी है, ज्ञानवान है, तो वह जो होगा वो दास नहीं बनेगा। वहीं जो स्वामी होगा, स्वामी का पुत्र अगर मस्तिष्क से शून्य होगा, उसमें ज्ञान नहीं होगा, वो विवेकहीन होगा, तो वह दास बन सकता है। तो इस प्रकार वो जो है वंशानुगत दास प्रथा का भी विरोध करते हैं। अब वो दो तरह के दासता की बात करते हैं, नेचुरल प्राकृतिक दासता और लीगल वैधानिक दासता। तो ये दो तरह की दासता की उन्होंने बात की है। प्राकृतिक दासता में वो कहते हैं जिस जो जो विवेक की जिस दास में विवेक की मात्रा कम होती है, वो तो अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वामी पर निर्भर रहते हैं और वो स्वभाव से प्रकृति से ही दास होते हैं। तो वो जो होता है दासता जो होता है वो प्राकृतिक दासता कहलाता है। और वैधानिक दासता क्या है? उस समय जब अरस्तु बता रहे हैं, उस समय जो क्या होता था, जब युद्ध में जो हारे जाते थे वो राज्य के जो नागरिक होते थे, विजयी हुए राज्य के दास हो जाते थे, तो वो वैधानिक दासता की श्रेणी में आ जाते थे। लेकिन अरस्तु जो है वो वैधानिक दासता का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो विजयी हुए जो राज्य हैं उन्हें मुक्त कर देना चाहिए, उन लोगों को जो हार गए हैं, हारने वाले जो राज्य के जो नागरिक हैं उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। वो वैधानिक दासता का विरोध करते हैं, वैधानिक दासता को प्रमुखता नहीं देते हैं। फिर भी उनके जो दासता संबंधी विचार हैं वो उनकी इसकी काफ़ी आलोचनाएं हुई थी, काफ़ी आलोचकों ने उसकी आलोचना की है। उसकी फर्स्ट आलोचना है कि जो आलोचक हैं वो कहते हैं दास प्रथा जो है वो अप्राकृतिक है, वो नेचुरल नहीं है। वहीं मैक्सी कहते हैं इस पुस्तक को भी अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए, अतः दास प्रथा प्राकृतिक नहीं मानी जा सकती, अमानवीय, संकीर्ण एवं क्रूर है। तो ये मैक्सी का कथन है और वो दास प्रथा को अप्राकृतिक मानते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। दूसरी बात जो है कि जो दास प्रथा है, दासता का जो सिद्धांत है वो काफ़ी विरोधाभास प्रतीत होता है। कहीं तो वो अरस्तु जो है खुद ही अपने विचारों में कहते हैं कि जो दास होता है उसमें विवेक शून्य होता है, वो स्वामी के साथ ही रहकर कार्य करता है, उसकी सेवा में ही पूरी जीवन व्यतीत करता है। और फिर वो कहीं अपने विचारों में कहते हैं कि वो स्वामी के साथ रहकर उसके अंदर कुछ ज्ञान आ जाएगा। तो जब उसके ज्ञान में जो वो शून्यता है, वो ज्ञान से जब शून्य है तो वो कैसे उसमें ज्ञान आ जाएगा? तो ये जो उनके कुछ विचार हैं वो विरोधाभास भी प्रतीत होते हैं। तो यहाँ आलोचकों द्वारा उसे विरोधाभासी बताया गया है। फिर कहा गया है कि वो जो है दासता का जो सिद्धांत है वो समाज में संघर्ष और अशांति की व्यवस्था करेगा, अशांति उत्पन्न करेगा, इसीलिए ये उचित नहीं है। दासता का जो सिद्धांत है ये समाज में क्या करेगा? संघर्ष की स्थापना करेगा। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो दास हैं, उसमें हीन भावना की उत्पत्ति होगी और जब वो बढ़ते बढ़ते वो अशांति और युद्ध का कारण बनेगा। तो ये जो संघर्ष है और अशांति की संभावना बढ़ाता है दास प्रथा। फिर बात आती है कि आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का जो दासता का सिद्धांत है उसमें सोद्देश्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सोद्देश्यता का सिद्धांत क्या है? ये जो है इसमें कोई उद्देश्य लेकर कोई कार्य किया जाता है, उसे सोद्देश्यता का सिद्धांत कहते हैं। तो आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति का जो उद्देश्य होगा वो पूर्ण जीवन दास बनकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना नहीं होगा। तो ये जो उनका जो विचार है, दासता का जो सिद्धांत है, वो सोद्देश्यता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है, इसे माना नहीं जा सकता। फिर कुछ आलोचकों का कहना है कि वह नैतिकता के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है, यह अनैतिक है, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है दासता का सिद्धांत। फिर बात की जाती है समुचित अवकाश सभी को मिलना चाहिए। जहाँ अरस्तु कहते हैं कि जो स्वामी वर्ग है उसे अवकाश प्राप्ति के लिए सजीव संपत्ति में दास का प्रयोग करना चाहिए। दास उसकी सजीव संपत्ति है, उसका प्रयोग वो अवकाश के लिए करेंगे। दास उनका कार्य करेगा तो वह अवकाश लेंगे और अवकाश लेके समाज का कार्य, राज्य का कार्य देखेंगे। तो ये जो अवकाश जो होगा वो सभी वर्गों को मिलना चाहिए, केवल स्वामी वर्ग को ही अवकाश नहीं मिलना चाहिए बल्कि दास को भी अवकाश मिलना चाहिए। तो आलोचकों का कहना है कि यहाँ उचित नहीं है कि केवल स्वामी वर्ग को ही अवकाश मिले, दास को अवकाश ना मिले।
फिर बात की जाती है कि दास जो है वो पारिवारिक संपत्ति नहीं हो सकता। वो परिवार में कार्य करने का भागीदारी दे सकता है, सहायक हो सकता है, लेकिन उसे संपत्ति नहीं माना जा सकता, पारिवारिक संपत्ति नहीं माना जा सकता दास को। फिर वो बात करते हैं कि आलोचकों का कहना है कि यह सामाजिक एकता के लिए भी घातक है, अनिष्टकर है, यह एकता के लिए सही नहीं है, क्योंकि समाज के कुछ वर्ग जो होंगे उसमें जो भावना होगी वो घृणा की भावना आने लगेगी, तो ये एकता के लिए घातक होगा। अब कुछ वर्ग जो होंगे अभिजन वर्ग हो जाएंगे और वो है सो दासों पर अत्याचार करने लगेंगे, तो ये जो व्यवस्था हो जाएगी ये घातक हो जाएगी और वो एकता के लिए अच्छी नहीं है, तो ये सामाजिक एकता के लिए घातक है। तो ये था अरस्तु का दास्ता का सिद्धांत। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। अभिकथन में क्या है? अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। स्वामी, यहाँ स्वामी होगा। अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। कारण क्या है? क्योंकि दास जो है जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। ये प्रश्न जो है ये दिसंबर 2014 में प्रश्न पत्र 3 में पूछा गया है और ये दास से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है फ्रेंड। तो इसका जो कारण है, इसका जो आंसर है वो होगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। आप फिर से एक बार देख लीजिए। का अभिकथन क्या है? अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है, वो अलग है, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो यहाँ पे कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि जून 2015 की प्रश्न पत्र 3 का है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। ये जून 2015 का प्रश्न है, प्रश्न पत्र 3 से। तो इसमें जो है ऑप्शन में है सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और यूक्लिड। तो ये जो है प्रश्न ये आपके लिए फ्रेंड, क्योंकि प्लेटो कंप्लीट हो चुका है, एथेंस मैं करवा रही हूँ और ये जो प्रश्न है ये जो संबंधित है जो प्रश्न ये मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए ये प्रश्न जो है आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें। ऑप्शन में है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और यूक्लिड। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने परिवारों का। धन्यवाद।